प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने निकाली है। इस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी तीनों राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसे गलत कहा है, पीडीपी ने भी इसे गलत कहा है और इसी तरीके से कांग्रेस ने भी इसे गलत कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये टैक्स जो है लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। इसके बीच में गुलाम नबी आज़ाद आए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इस वक्त लोगों की माली सूरत हाल जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, इसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज इस वक्त नहीं किया जाना चाहिए, यानी आने वाले वक्त में आप कर सकते हैं, फिलहाल आप इसको इम्पोज ना करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फैसले, जो उनका ट्वीट था उसका मतलब था कि फैसले बाबू लोग जो हैं वो दफ्तरों में बैठकर ले रहे हैं और इन फैसलों का नुकसान जो है वो आम जनता को हो रहा है। लेकिन जब हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो तारीख साफ तौर पर यह हमें बताती है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ तक इस प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, महबूबा मुफ्ती के अलावा जो पुराने 3 से 4 चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टैक्स को इलीगल नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि इसे लोकतांत्रिक तौर पर फिलहाल अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए, बाद में लागू किया जाना चाहिए। इसमें उमर अब्दुल्ला हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं। उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद ने अपने वक्त और अपने दौर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या किया वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1951 में 1951 में जब पहली बार जम्मू कश्मीर में एक कानून आया, जिस कानून को नाम दिया गया, जिस कानून की कॉपी भी मेरे पास है वो आपके साथ मैं साझा भी करूंगा। 1951 में एक कानून आया, उस कानून को जब लाया गया, वो कानून था जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 1951। इस म्युनिसिपल एक्ट में भी टैक्सेशन का प्रावधान था और इस टैक्सेशन के प्रावधान में टैक्स कैसे इंपोज किए जाएंगे, इंपोज करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, असेसमेंट लिस्ट कौन तैयार करेगा और उसके बाद असेसमेंट लिस्ट की कंप्लीशन कैसे होगी, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। यानी 1951 में जो म्युनिसिपल एक्ट आया था, जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 1951, जिस म्युनिसिपल एक्ट को प्रोमोलगेट किया था उस वक्त युवराज डॉक्टर करण सिंह ने, उस वक्त सेक्शन 5 के तहत जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 और उसे गवर्नमेंट गजट में 29 कार्तिक 2008 को पब्लिश किया गया था। इसकी कॉपी भी मेरे पास है और इसमें यह भी कहा गया था कि जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटीज को चलाने के लिए जो कानून है, उस कानून को और अच्छा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2008 या 1951 लाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल एक्ट को अमेंड किया गया साल 2000 में। जो साल 2000 में म्युनिसिपल एक्ट को अमेंड किया गया उसकी कॉपी भी मेरे पास है। उस म्युनिसिपल एक्ट में भी प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान था। उसके बाद साल 2010 में इस एक्ट को एक बार फिर से अमेंड किया गया। इस एक्ट को अमेंड करने का मकसद था, एक तो इसमें क्वालिफिकेशन डाल दी गई कि कौन बन सकता है म्युनिसिपैलिटी का मेंबर, उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी। उसके बाद वार्ड कमिटीज कैसे बनाई जाएंगी। वार्ड कमिटीज के साथ साथ में इसमें एक और प्रावधान था कि एरिया सभा कैसे बनाई जाएगी। एरिया सभा के साथ साथ में इसमें प्रावधान था कि टैक्सेशन कैसे की जाएगी। आप किस प्रॉपर्टी टैक्स कैसा होगा, किस क्लास को के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ये सारी चीजें उस वक्त आई जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी। 2000 में जब ये जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट आया जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का भी प्रावधान था, उस वक्त जम्मू कश्मीर में 2/3 बहुमत वाली जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। 2002 से 2008 तक के हम पीरियड की अगर बात करें, इस पीरियड पर भी अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो इस पीरियड में भी
किसी ने भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कि इसको और ज्यादा उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इसको और ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए, उस पर किसी ने ज्यादा सोच विचार किया नहीं। उसका कारण यह भी था कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय के बाद फरवरी 2005 में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने के बाद 2010 में जब म्युनिसिपैलिटी का टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकारें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट रही हो या उससे पहले पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट रही हो, पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट में जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। अवधि 2010 में खत्म हुई। उसके बाद 4 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन सरकार में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के, म्युनिसिपल कमेटियों के, म्युनिसिपल काउंसिलों के चुनाव नहीं हुए। क्या कारण था, ये उस वक्त के नेता ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के मुताबिक उस समय के एमएलए उस समय की सरकार के पास गए और उन्होंने ये कहा कि आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं कराने, क्योंकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बनते हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर एमएलए को काम नहीं करने देते हैं, ये हमारा काम भी करना शुरू करते हैं। मतलब उस समय की सरकार को और उस समय की सरकार में जो एमएलए थे, मंत्री थे, उन्हें डर और खौफ यह था कि कहीं कॉरपोरेशनों से वो नेता ना निकल आए जो उनको चुनौती दें। आने वाले जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, वैसे वैसे हमने देखा कि उन कॉरपोरेशनों से भी कुछ नेता निकले जिन्होंने आने वाले कल में चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आज प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसकी नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन ने निकाली है, यानी ब्यूरोक्रेट्स ने निकाली है। इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस भी क्रिटिसाइज कर रही है, पीडीपी भी क्रिटिसाइज कर रही है, बीजेपी भी अंदर खाने इससे दुखी है और परेशान है। और बीजेपी को लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लगने के कारण जो है उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी भी दबे लफ्जों में यह कह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स के कानून को गलत वक्त में लगाया गया। कहीं कहा जा रहा है कि जी ये नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगाया। इस तरह के अटपटे बयान भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें केवल इसलिए हो रही क्योंकि सबको यह लग रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स को जो इंपोज किया गया है, इसकी इंपोजिशन के कारण उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप जेनेसिस में जाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आखिरकार आया कहां से, तो आपको पता चलता है कि 2010 में 13वें फाइनेंस कमीशन ने जब 5 साल का प्लान दिया, उसमें 13वें फाइनेंस कमीशन ने जम्मू कश्मीर को यह कहा था कि आपको जनरल परफॉर्मेंस ग्रांट में से 388 करोड़ रुपया 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 के लिए तभी मिलेगा जब आप कुछ कानूनों का पालन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं था, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उस समय जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन भी चल रहा था, जिसको JNNURM कहते हैं। उसके अलावा अमृत, उसी को आप बदलकर अमृत कर दिया गया है, जिसको अटल रिजुविनेशन मिशन भी कहते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार को कहा गया था कि आपको कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, और जो भी ग्रांट थी वो उस रिफॉर्म्स के साथ टाइड थी कि आप रिफॉर्म्स करेंगे तो आपको ग्रांट मिलेगी, अगर ये रिफॉर्म्स आप नहीं करेंगे तो ये ग्रांट आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार ने सिर्फ रिफॉर्म्स ही नहीं किए, बल्कि आप यूं कहिए कि कानूनों के अंदर संशोधन भी किए, और वो संशोधन इस मजबूरी में किए कि हम कानून को अमेंड कर देते हैं, कानून जो है उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा और हमें कम से कम ग्रांट रिलीज होगी। तो इसी के कारण आपको यह भी याद होगा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड को एस्टैब्लिश करने का काम, प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बनाने का काम भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन सरकार ने किया था। इस टैक्स बोर्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि लगभग 25% प्रॉपर्टीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और म्युनिसिपैलिटीज में इस जम्मू कश्मीर जब राज्य था 31 मार्च 2015 से पहले कि आपने रिकमेंडेशंस देनी है कि लगभग 25% प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है हम टैक्स लगाना चाहते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2010 में जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल लॉ सेकंड अमेंडमेंट बिल 2010 लाया। उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 को भी अमेंड किया, और अमेंड करके इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया प्रोविजन प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी टैक्स की प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करने का मकसद ही यही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार जानती थी कि केंद्र सरकार ने साफ किया था कि अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो हम आपको ग्रांट नहीं देंगे। ग्रांट रिफॉर्म्स के साथ टाइड थी, उसके चलते जम्मू कश्मीर सरकार की मजबूरी थी कि उन्हें
प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना था और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के साथ साथ में जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड भी बनाना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स 2011 में लाए और उसमें यह प्रपोज किया गया कि वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर श्रीनगर और जम्मू दोनों कैपिटल सिटीज में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। अब उन रूल्स में बताया गया था कि जो मालिक है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो खुद ही अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट करेगा और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करेगा। अब मान लीजिए मालिक को ही जब आप मौका देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को एसेस करने का, वो कहीं कम ना करे, उसको लेकर सरकार ने ये कहा था कि हम रैंडम स्क्रूटनी करेंगे, जिसमें 10% रिटर्न्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और हर साल हम रैंडम स्क्रूटनी करने के लिए जाएंगे और उस रैंडम स्क्रूटनी में हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पूरा भरा है। उसी साल में जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बिल भी लाया। प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बिल ही नहीं लाया बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बिल को पास भी किया गया। जब प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड बिल पास हो गया, 2 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड भी जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड एक्ट 2013 के तहत 24 अप्रैल 2013 को प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का जो कानून था उसको राज्यपाल का एसेंट मिला। उसके एसेंट मिलने के बाद गवर्नमेंट गजट में वो नोटिफाई हुआ। जून 2013 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी और तैयारी शुरू करने के बाद द डिस्पैच में जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक अगस्त 2013 में आईएएस ऑफिसर जीतलाल गुप्ता को पहले प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का उन्होंने हेड बनाया और उसके साथ में फरहत नसीम और कच्चू इस्फंदियार को इस प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का मेंबर बनाया। हालांकि वो जो म्युनिसिपल लॉज का अमेंडमेंट बिल था, वो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी, वो वहां पर पेंडिंग था। लेकिन हाउसिंग विभाग उस समय चाहता था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड मेंबर्स हैं उनको अलग अलग स्टेटों में भेजा जाए, वो उन स्टेट्स में जाकर देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान क्या है, किस तरीके से वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। वहां से जब वो एक रिपोर्ट तैयार करके आएंगे, उसके बाद हम भी यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बारे में सोचेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने की तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट ने 2009 और 2014 के बीच में की। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद घाटी में हालात किस तरह के थे और उन हालात के चलते संभव नहीं हो पाया, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू नहीं हुआ। लेकिन कानूनी प्रावधान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल में आए और वो 2 कार्यकाल थे, जिन 2 कार्यकालों में ये प्रॉपर्टी टैक्स के, ये जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के कानूनों के अंदर संशोधन हुए। एक तो टाइम था साल 2000 का और दूसरा टाइम था साल 2010। अब जब प्रॉपर्टी टैक्स को आपने इनकॉर्पोरेट किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कानून में भी, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल के कानून में भी, जब दोनों कानूनों में प्रॉपर्टी टैक्स आ गया तो उसके बाद बचती थी इसकी इंप्लीमेंटेशन। 2014 में बीजेपी पीडीपी की सरकार आई। जितनी देर बीजेपी पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में रही और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने अपने पूरे कालखंड में किसी भी समय प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सरकार भी यह जानती थी कि अगर हमने प्रॉपर्टी टैक्स को लागू किया तो लोगों के बीच में गुस्सा होगा, लोग इससे नाराज होंगे, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 से पहले के घाटी के हालात कैसे थे। उन हालात में जहां बिजली का बिल लेना घाटी में मुश्किल था, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लोगों से वसूलना और ज्यादा मुश्किल काम हो जाता। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने अपने पूरे कालखंड में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं किया। अब 5 अगस्त 2019 के बाद पहले आया राज्यपाल शासन, उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद उपराज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। उपराज्यपाल शासन शुरू होने के बाद पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। उनके कार्यकाल में भी प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर थोड़ी सी एक्सरसाइज की गई, लेकिन लोगों के गुस्से को ध्यान में रखते हुए और चूंकि अभी 5 अगस्त 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजें पटरी पर आना शुरू हुई थी, सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं किया और उसके बाद आया शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन का मतलब ये कि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ में गृह मंत्रालय डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के ऊपर, आप यूं समझिए कि इस वक्त केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय ही है जो जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम तरह के फैसले ले रहा है। अब शासन आया एक बाबुओं का, अब शासन आया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। प्रॉपर्टी टैक्स एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको रिफॉर्म्स करने हैं और उन रिफॉर्म्स के किए बगैर आपको ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। यह चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता थी, कांग्रेस को भी पता थी, पीडीपी को भी पता थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रॉपर्टी टैक्स को इंपोज नहीं किया। अब इस समय जब कोई लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है और केंद्र की तरफ से भी जबरदस्त प्रेशर जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर है कि आप जो रिफॉर्म्स पिछली सरकारों ने नहीं किए उन रिफॉर्म्स को करिए, क्योंकि ये रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में खासकर कॉरपोरेशंस में, कमिटीज में और काउंसिल्स में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो जरूरी है ही है। उसके साथ में जब पूरे देश भर में ये रिफॉर्म्स हो चुके हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स के चलते जो बहुत सारी ग्रांट्स, बहुत सारा पैसा अलग अलग स्कीमों में बाकी राज्यों को मिला, वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को क्यों न मिले उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव था। सूत्रों के अनुसार इस दबाव के चलते सरकार को यह कहा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में तो लागू करना ही होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कानून भी, म्युनिसिपल कमेटी का कानून भी और म्युनिसिपल काउंसिल से जुड़ा हुआ कानून भी साफ तौर पर यह कहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है सरकार जब भी चाहे, जिस समय भी चाहे, प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज कर सकती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि इसमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुई। ये आरोप जो हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों कॉर्पोरेशनों के जो पार्षद हैं वो लगा रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने तो साफ तौर पर कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे कंसल्टेशन नहीं की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में इन दोनों कॉरपोरेशन से कंसल्टेशन नहीं हुई, यह आरोप तो जरूर है, मगर दूसरी तरफ जब आप जेनेसिस को देखते हैं तो आपको साफ तौर पर यह पता चलता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें जम्मू कश्मीर की थी, उन लोकतांत्रिक सरकारों ने अपने कार्यकाल में कानून बनाया, कानून को पास किया, प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का कानून पास किया, प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, प्रॉपर्टी टैक्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल दोनों के एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया। और इनकॉर्पोरेट करने के बाद यदि वो सरकारें चाहती कि कॉर्पोरेशनें, काउंसिल्स और कमिटियां जब भी प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू करना अनिवार्य हो जाए, मैंडेटरी हो जाए या जरूरी हो जाए और केंद्र सरकार कहे कि लागू करो, तो कानून में आप ये प्रावधान, क्योंकि आप उस समय 5 अगस्त 2019 से पहले 370 वाले जम्मू कश्मीर में थे, जिस 370 वाले जम्मू कश्मीर में आप कोई भी कानून बनाते, उसमें कोई भी कानूनी प्रावधान रखते, केंद्र सरकार आपको वो कानूनी प्रावधान रखने से नहीं रोक सकती थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कानून में भी और म्युनिसिपल कमेटियों और काउंसिलों को जो कानून गवर्न करता है, उन दोनों कानूनों के अंदर अगर जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती तो वो ये इनकॉर्पोरेट कर सकती थी कि जब भी कभी हमें प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करना होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स को इंपोज करने से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटियां और म्युनिसिपल काउंसिलें जब तक रेजोल्यूशन पास करके सरकार को नहीं भेजती, जिस रेजोल्यूशन में वो ये कहें कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेशन में आसानी हो, तब तक प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा जब तक स्वीकृति जो है कॉर्पोरेशनों से, काउंसिलों से और कमेटियों से नहीं मिलेगी। इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान ना तो कॉर्पोरेशन के कानून में है, ना कमेटी या काउंसिल के कानून में है। तो जब इस तरह का कोई प्रावधान है ही नहीं तो रास्ता क्या बचता है? रास्ता यह बचता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमेटियां और काउंसिलें अपनी अपनी जगह पर रेजोल्यूशन पास करके सरकार को भेज सकते हैं और सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी टैक्स को 2 साल के लिए
और एक्सटेंड कर दीजिए, 2 साल बाद लागू कीजिएगा, 3 साल बाद लागू कीजिएगा, 4 साल बाद लागू कीजिएगा। इस तरह का रेजोल्यूशन कॉरपोरेशंस, काउंसिलें और कमेटियां पास कर सकती हैं। लेकिन जब आप कानून को देखते हैं, कानून स्पष्टता के साथ यह कहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है सरकार लागू कर सकती है। कैसे करेगी, किस फॉर्मूले से करेगी, वो सारा फॉर्मूला उसमें बताया हुआ है। और यह भी एक सच्चाई है कि जो एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है और जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाया है, वो पूरे देश में जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं, कमेटियां हैं, काउंसिलें हैं, उनमें लगभग सबसे कम है। अब अगर हिमाचल के साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कॉरपोरेशनों ने कहा है कि वो इस पर सोच विचार करेंगी, काउंसिल कमिटीज भी इस पर सोच विचार करेंगी, ये सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन उसके बीच में जम्मू कश्मीर की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब जो दल इसको लेकर, इसे जुल्म, इसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं, उन दलों को थोड़ा सा इतिहास में झांक कर ये देखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आपने अपने कालखंड में, अगर आपको ये लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए, तो आपने कानून के अंदर संशोधन क्यों किए, जिन संशोधनों के बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स को आप कानून में इनकॉर्पोरेट भी किया और कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं रखा जिस प्रावधान के जरिए कॉरपोरेशन, काउंसिल और कमेटियों के पास यह लोकतांत्रिक अधिकार होता कि वो सरकार को रेजोल्यूशन पास करके भेजते और उस रेजोल्यूशन की इतनी ताकत होती कि सरकार उस रेजोल्यूशन के आने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो सरकार ने इंपोज किया है उसको विड्रॉ कर सकती। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान जो है ना तो कॉरपोरेशन के कानून में रखा गया, ना कमेटी के कानून में रखा गया, ना काउंसिल के कानून में रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, यह सवाल इन तमाम राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए। जहां यह सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, वहीं बीजेपी से भी यह पूछा जाना चाहिए कि अगर आज आप लोगों के इतने हमदर्द बन रहे हैं तो आपके पास 2014 से लेकर 2018 तक का कालखंड था और आप पीडीपी के साथ उस वक्त सत्ता में थे। आप कानूनी प्रावधानों के अंदर बदलाव करके इस बात को सुनिश्चित कर सकते थे कि कम से कम कॉरपोरेशन के पास यह अधिकार रहे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2005 में पीडीपी कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में चुनाव हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के और म्युनिसिपल कमेटियों के और म्युनिसिपल काउंसिलों के। 2010 में जब ये कॉरपोरेशन, काउंसिल और कमेटियां भंग हुई, उसके बाद 4 साल तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। आज जिन्हें म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और म्युनिसिपल कमेटियों और काउंसिलों की ताकत को लेकर, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, उनकी कैपेसिटी को लेकर, उनकी डेमोक्रेसी और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर इतनी परेशानी हो रही है, वो सरकारें जरा लोगों को यह बताएं कि 4 साल तक 2011 से लेकर 2014 तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों, जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेशनों, कमेटियों और काउंसिलों के चुनाव क्यों नहीं हुए। और उसके बाद भी जब पीडीपी कांग्रेस की, पीडीपी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, 4 साल तक उनके कालखंड में भी क्यों नहीं कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों के चुनाव हुए। क्यों इतना लंबा चौड़ा 8 साल का वक्त क्यों लगा जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेशनों के चुनाव कराने के लिए। और वो सरकारें जो आज दुहाई दे रही हैं और कह रही हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर डाका है, 4 साल तक आपकी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी, 4 साल तक आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कोई भी चुनाव नहीं चाहता था कॉरपोरेशनों के और काउंसिलों के? क्या यह सच्चाई नहीं है कि कॉरपोरेशनों के चुनाव होने ही नहीं चाहिए? यह पूरी कोशिश उस समय के मंत्री भी कर रहे थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे। ये सारी सच्चाइयां इतिहास की हैं, ये सारी सच्चाइयां उस कालखंड की हैं जिस कालखंड में ये फेसबुक के ऊपर गाली देने वाले, ट्विटर के ऊपर कुछ भी कहानी लिखने वाले और व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को टैग करके कोई भी नाम देने वाले लोग उस समय स्कूलों में थे या उस समय कॉलेजों में पढ़ रहे थे जिस समय ये सरकारें ये सब कुछ कर रही थी। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जितनी भी सरकारें इतिहास में पीछे रही हैं, किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेशनों को मजबूत करने के लिए, काउंसिलों और कमेटियों को मजबूत करने के लिए कोई कदम कभी नहीं उठाया। अगर कदम उठाए होते तो जो
काम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन कर रहा है, यह काम उन सरकारों ने अपने कालखंड में किया होता, नहीं किया। उसी का नतीजा है आज। इसीलिए कहते हैं कि अब जब ये सब कुछ हो चुका है और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, वो पार्टियां जो इस समय इसको लेकर शोर और हंगामा कर रही हैं, वो लोगों को ये बात जरूर बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये कानूनी बदलाव क्यों किए, प्रॉपर्टी टैक्स को इनकॉर्पोरेट क्यों किया, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड क्यों बनाया। ये सारी चीजें उन्हें एक्सप्लेन करनी है आम जनता को। वहीं पर बीजेपी को भी आम लोगों को आज ये बताना होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को अमेंड किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और यह कह दिया गया कि जितने भी कानून बाकी पूरे देश में हैं वो सारे कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, उसी तरीके से लागू होंगे जिस तरीके से बाकी पूरे देश में लागू हुए हैं। आज बीजेपी के नेता दाएं बाएं छुपते क्यों फिर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने लागू नहीं किया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लागू किया है, ये सब कुछ क्यों कहते फिर रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम था क्या आपको नहीं मालूम कि हिमाचल प्रदेश के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम पंजाब के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम हरियाणा के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि देश के लगभग सभी भागों में लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर बाकी देश के से अलग कैसे, मुख्तलिफ कैसे? क्योंकि ये तो आप ही ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान होगा। जब ये होगा तो जो संविधान और जो कानून बाकी पूरे देश के लिए है, वही कानून जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं? इस बात का जवाब बीजेपी को देना होगा और बीजेपी को बताना होगा। और अगर वाकई आपको लगता है कि इस समय ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है और ब्यूरोक्रेसी ने हावी होकर इस कानून को लोगों के ऊपर थोपा है, तो जिस तरीके से इस कानून को लेकर बीजेपी के पार्षदों को और बीजेपी के नेताओं को अपने गुस्से का और अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहिए था, आखिरकार बीजेपी के नेता ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? बाकी नेता जो हैं, जो इसे जुल्म, जो इसे ज्यादती, जो इसे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं, वो भी लोगों को यह समझाएं कि आपने अपने कालखंड में ये प्रॉपर्टी टैक्स का कानून, प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का कानून, ये सब कुछ कानून क्यों लाए थे? आप भी तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की ओर अग्रसर थे। आपको भी तो लग रहा था कि 2014 के बाद अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो 2020 में तो बन ही जाएगी, तो 2020 में बनेगी तो तब लगा देंगे। तो लगाना तो आपने भी था। और उसके बाद जब यह कहा जाता है कि पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की गई, पोटा का कानून जब जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया था तो पब्लिक कंसल्टेशन हुई थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून जब 1977 के बाद बनाया गया, बना वो क्या कहते हैं टिम्बर स्मगलरों के लिए था, और बाद में राजनीतिक लोगों के ऊपर जब उसका इस्तेमाल किया गया तब लोगों से पूछा गया था। इसी तरीके से अन्य कई और कानून हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है जब जम्मू कश्मीर बैंक का बैंकर जम्मू कश्मीर बैंक से बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया गया, उस समय लोगों के साथ कंसल्टेशन हुई थी, उस समय लोगों के साथ पब्लिक कंसल्टेशन की गई थी। जब अलग अलग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बनाए गए और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को बनाने के लिए ठेके नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को दिए गए, तब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई बातचीत की गई थी, तब जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा गया था, तब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कंसल्टेशन हुई थी। या अलग अलग वक्तों में जो कुछ सरकारों ने, जो कानून सरकारों ने लाए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा अलग अलग तरह के कानून जब जम्मू कश्मीर में आते गए, उन कानूनों को लाते समय क्या पब्लिक कंसल्टेशन हुई थी? क्या लोगों से पूछा गया था? कतई इसका यह मतलब नहीं कि आज पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने जो चीजें अपने कालखंड में नहीं की, वो लोग आज एक लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक वातावरण में लोगों पब्लिक कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका मतलब ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत जम्मू कश्मीर में है। सवाल बहुत सारे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बताया जाए कि ये कानून आया कहां से और अब जो कानून लागू हो रहा है ये किन सरकारों के कालखंड में जम्मू कश्मीर के कानून व्यवस्था का हिस्सा बन गया था।